नहीं रहता है। तो चूँकि आम नागरिक यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनके संबंध में 5 मुख्य बिंदु जो उनसे रिलेटेड है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला बिंदु है 0 FIR के साथ। जैसे आपके साथ कहीं अपराध होता है तो आप भारत में कहीं पर भी जाकर उसकी FIR दिखा सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता है कि आप यहाँ पे नहीं है, अपराध नहीं हुआ है, यहाँ नहीं दिखा सकते। दूसरा पॉइंट, जैसा कि सब वक्ताओं ने बताया कि FIR के संबंध में, तो आप अगर कोई आपकी FIR नहीं लिख रहा है तो आप ये FIR का सहायता ले सकते हैं और 3 दिन के अंदर उपस्थित होकर उसका साइन करके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप सभी से नहीं बल्कि हम लोगों से संबंधित है, जिसमें हम लोगों को टाइमलाइन दिया हुआ है कि हम कितने दिन में उसका चार्ज फाइन करेंगे, कितने दिन में उसकी ट्रायल कंप्लीट करेंगे। तो उस पर भी हम लोगों के ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि समय में न्याय दिया जाए, इससे तारीख वाला जो कंसेप्ट है वो कम होता है। चौथा है कि अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश में जो आतंकवाद था उसके संबंध में पुराने कानून चले आ रहे हैं, तो इस नए कानूनों पर पहली बार आतंकवाद को डिफाइन किया गया है और नई नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रलिटी के संबंध में इसमें कानून में बात है और महिलाओं के लिए स्पेसिफिक एक अलग से सब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑफेंसेस का। पांचवा जो बात है वो हम अस्पतालों और न्यायाधीशों से संबंधित है कि हम लोगों को जो चुनौतियाँ आएंगी कि हम कौन से कानून का पालन करें, क्या पुराने कानून का पालन करें या नए कानून का पालन करें। तो इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं जिसके संबंध में मैं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से विनम्र निवेदन करूँगा कि इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कल से आज में क्या बदला? कल भी बादल छाए हुए थे, थोड़ा बूढ़ावादी भी थी, आज भी थोड़ा वीकेंड बदला कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम क्यों? अगर तो आप पहले का कानून जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आपको जरूरत पड़ी तो आज आपके लिए बहुत पता। अगर आप पहले वाला कानून भी नहीं जानते थे तो आपको आज वाले कानून से कोई फर्क पड़ने वाला है। इस कानून से अगर कोई मुझे तनाव में दिख रहा है, आपकी वर्दी दिख रही है, कानून वर्दी दिख रही है, इसमें भी शामिल है, इसके अलावा किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। ये कानून है जनता के लिए और जनता को कानून से को वैसे ही समझना है, किताब से नहीं समझना है जिस तरह पहले कानून को समझते हैं। किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 ही चीजें होती हैं कि कौन सा काम अपराध होता है, क्या हम करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, फिर अगर अपराध हो गया तो उसकी शिकायत कैसे होगी, शिकायत में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल के बाद उसकी अपील कैसे होगी। ये जो तीनों कानून हैं पूरा बृहद रूप से तीनों को कवर करता है। IPC पहले अपराध को कवर करती थी और एविडेंस और प्रोसीजर को कवर करते थे, एविडेंस कलेक्शन और प्रोसीजर। अब ये तीनों ही चेंज हो गए। एविडेंस कैसे कलेक्ट की जाएगी, कौन सा एविडेंस में आएगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, ये तमाम तरीका है। नहीं हो रहा है, ये तमाम लेना है जजों को और साहिबान को तमाम कौन सा काम अपराध होगा, इसमें क्या कोई मूल परिवर्तन आया है? उसका उत्तर है हम अपराध को समझते कैसे, कौन सा कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आया और जनता को कैसे समझना चाहिए। जनता एक इंटरेस्ट लगाती है इसका कि जो आप नहीं चाहते हो कि किसी दूसरे के साथ करें, वो खुद नहीं करना चाहिए। अब अगर दूसरे पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो और उसमें दंड का प्रोविजन कर दिया गया तो वो कृत्य अपराध हो जाएगा। अब कोई अगर आपसे पूछे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, एक चाहता है और भी चाहता है, तो आपका उत्तर आएगा
जो आपको लगता हो कि ये नहीं करना चाहिए, उसी को आप मान लीजिए ये अपराध की श्रेणी में आएगा। कहाँ पर आएगा ये पुलिस डिसाइड कर लेगी, हिसाब बता देंगे 10 साल निश्चित करें। लेकिन अगर आप ये करेंगे नहीं तो आपके तीनों कानून से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इन कानूनों से अभी तक ये जो पुराने कानून थे इसमें संविधान को सामने रख के बहुत सारी गाइडलाइंस जारी हुई थी, जो गाइडलाइंस कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा और एडवोकेट्स द्वारा ये फॉलो किया। अब उसको हमने कोडिफाई करके कानून में ही इसका प्रोविजन कर दिया, पर ज़्यादातर जो प्रोविजन थे जो अभी शामिल हुए हैं इनका पालन पहले से करते आ रहे हैं। अब उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वाइफ के साथ उसके नातेदार पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा क्रूएल्टी करने पर 498 में सजा होगी या नए कानून के तहत सजा होगी, प्रोविजन से है। तो जनता को इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और सिर्फ जो जनता से रिलेटेड जो अधिकार उनको मिले हैं उसके संबंध में हमें जनता से मुखातिब हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और खुद के लिए तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस है, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए और जो फॉरेंसिक लैब हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इनको टाइम लिमिट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चूँकि कानून नया है, पूरा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी बैकबोन चेंज हो तो हमें थोड़ा सा उस पर अभ्यास होने में समय लगेगा। लेकिन इस पर मैक्सिमम चीज़ें चाहे प्रोसीजर से रिलेटेड हो या अफेंस से रिलेटेड हो, हम इसको बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो मुझे ऐसी कोई कठिनाई नजर नहीं आती। हमने इसके पहले भी नए कानून आए हैं जब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है शुरू में उस समय की कठिनाई के बाद, और अब हमने उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। उसका पोक्सो इसका जीता जागता उदाहरण है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। और अब मुझे ये लगता है कि पोक्सो एक्ट में मुझे कोई गलती नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में भी हम करते रहे हैं। पर जब जिस दिन नया आया था उस दिन वही हालत थी तो आज है, तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जनता को जो कुछ सहूलियतें मिली हैं कि उनकी शिकायत सहजता से दर्ज हो जाएगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके मुकदमों का निपटारा पुलिस के स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर एक समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक बंद है उसमें। और ये कानून आने वाले समय में क्रिमिनल जस्टिस और मजबूत करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद करते हुए बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार सर ने बताया कि आम जन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके सहयोग के लिए पुलिस परिवार, न्यायाधीश महोदय एवं अधिवक्ता हमेशा उपस्थित हैं। अगले क्रम में मैं जो है शरद जी को बुलाना चाहूँगी, 8 काउंसिल सचिव आ जाइए, कोई इशू नहीं है, आप आएंगे उनके संबंध हो जाएंगे। पंचासीन संबंधी साहब, व्यवहार न्यायाधीश महोदय, एसडीओ साहब, पीआई साहब, कोर्ट साहब, नगर अध्यक्ष श्री मालवी शिष्य साहब, एडवोकेट संघ के अध्यक्ष बलराम यादव जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी साथी अधिवक्तागण, पत्रकारगण, नगर पंचायत के सदस्यगण, पार्षदगण, प्यारे बच्चों, वैसे तो इस संबंध में सभी लोगों ने विस्तार से काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि 3 जो हमारा न्याय संहिता है उन्होंने चेंज किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों में परिवर्तित किया गया है और मूल रूप से परिवर्तन नाम में किया गया है। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस के नाम से जानी जाएगी, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और
इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। कानून वही है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो मूल रूप से इसका उद्देश्य ये है कि जनता को सुलभ न्याय मिल सके। और एक जो था कि हर कानून के साथ दंड लगा हुआ था, तो दंड की जगह उसे न्याय माना गया। दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता होना चाहिए। इसी क्रम में कुछ धाराओं में मूल परिवर्तन किया गया है। जैसे एक प्रचलित धारा थी, वो 420 है। वो एक्चुअली 420 एक आईपीसी की धारा थी जो फोर्जरी और उसके लिए थी। अब वो धारा को आपको कहना पड़ेगा वो 318 का आदमी। जैसे पहले बोलते थे 420 का आदमी है, अब वो 318 का हो गया। इसी तरह जैसे अभी मैडम ने हाफ मर्डर का बताया, अब वो हाफ मर्डर 307 की जगह 109 होगी। 302 जो है मर्डर, वो उसका स्थान अब 103 धारा लेगी। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। अभी सर ने जैसे 326 के बारे में बताया और बहुत सारी चीजें हैं।